द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। नमस्ते प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट पीपल स्ट्रगल को। आपने मूमल के बारे में तो सुना ही होगा, वही प्रेमिका जो महेंद्र के प्यार में इतनी पागल थी कि मात्र महेंद्र के छोटे से मजाक को सच मानकर प्रेम के खातिर खड़े खड़े प्राण त्याग दिए। आइए सुनते हैं महेंद्र और मूमल की इस अमर प्रेम कथा को, जो रेत के धोरों में शुरू हुई और रेत के धोरों में ही समा गई। मित्रों, आज की लोक कथा शुरू होती है। हमीर जडेजा, जो अमरकोट पाकिस्तान का दामाद था, अपने ससुराल अमरकोट सिंध आया हुआ था, जहां उसका साला महेंद्र व हमीर हमउम्र थे, इसलिए दोनों में खूब जमती थी। साथ खेलते, खाते, पीते, शिकार करते और मौज करते थे। एक दिन जीजा और साला दोनों शिकार करते हुए मौज मस्ती में एक हिरण का पीछा करने लगे, पर वह हिरण हाथ नहीं लगा और ना ही वे दोनों खाली हाथ जाने को तैयार थे। हिरण का पीछा करते करते सुबह के 8 बजे से शाम हो गई। पीछा करते हुए वे लोग लोद्रवा जैसलमेर राज्य की काक नदी के पास आ पहुंचे। उनका शिकार हिरण अपनी जान बचाने के लिए काक नदी में कूद गया। दोनों ने ये सोचा कि बेचारे हिरण ने जल में जल शरण ली है, तो सोचा अब उसे क्या मारना। जैसे ही उनका ध्यान हिरण से हटा तो देखा दूर दूर तक रेत ही रेत थी। अब उन्हें पता लग गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। दिन भर से भूखे प्यासे इतनी रात को जाए तो आखिर कहाँ भोजन का प्रबंध कहाँ से हो। जैसे तैसे नदी के पानी में हाथ मुंह धोए तो उनकी नजर नदी के उस पार पड़ी, जहां 2 मंजिली झरोखेदार मिली दिखाई दी। इस सुनसान स्थान में इतना सुहावना स्थान देख दोनों की तबीयत प्रसन्न हो गई। अपने घोड़े नदी में उतारे और दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। इस वीरानी जगह पर इतना सुंदर बगीचा देखकर दोनों आश्चर्यचकित थे। दोनों ने खुशी से बगीचे में प्रवेश किया। बगीचा देखकर दोनों आश्चर्यचकित थे कि अपने पड़ोस में ऐसा नखलिस्तान, क्योंकि अभी तक तो दोनों ने ऐसे नखलिस्तानों के बारे में सौदागरों से ही चर्चाएं सुनी थी, और सोचा कि चलो रात को खाना खाकर यही विश्राम करें। सुबह अमरकोट का रास्ता इनसे पूछकर अमरकोट के लिए रवाना होंगे। उनकी आवाजें सुन मैडी पे बैठी मूमल ने झरोखे से नीचे झांक कर देखा तो उसे गर्दन पर लटके लंबे काले बाल, बाहों तक तनी हुई मूछें, चौड़ी छाती और मांसल भुजाओं वाले 2 खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाते दिखाई दिए। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा, नीचे जाओ, नौकरों से कहो इन सरदारों के घोड़े पकड़े व इनके रहने खाने का इंतजाम करे। दोनों किसी अच्छे राजपूत घर के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं, इनकी अच्छी खातिरदारी करो। मूमल के आदेश से नौकरों ने दोनों के आराम के लिए व्यवस्था की और उन्हें भोजन कराया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना व महेंद्र का परिचय दिया और महेंद्र ने पूछा कि आप कौन है देवी, और ऐसे रेत के धोरों में ये सुंदर बाग व झरोखेदार मिली किसकी है। ऐसे आश्चर्य जैसी जगहों के बारे में आज तक बस राहगीरों से सुना था। मूमल की दासी कहने लगी, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना, उसकी चर्चा नहीं सुनी। मूमल जो जग प्यारी मूमल के नाम से पूरे जैसलमेर प्रदेश में प्रख्यात है, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है। ये झरोखेदार मैडी और सुंदर बाग उसी मूमल का है, जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। ये कहकर दासी चली गई। तभी भोजन का जूठा थाल उठाने आया नाई बताने लगा, सरदारों आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो, उसके रूप और गुणों का तो कोई पार ही नहीं। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है, श्रृंगार कर बाग में आती है तो चांद शर्मा कर बादलों में छिप जाता है। मूमल तो इस दुनिया से अलग है, भगवान ने वैसी दूसरी नहीं बनाई है। कहते कहते नाई बताने लगा, अखंड कुंवारी मूमल पुरुषों से दूर अपने ही राग रंग में डूबी रहती है। एक से एक खूबसूरत, बहादुर, गुणी, धनवान, जवान राजा राजकुमार मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं, उसे कोई भी पसंद नहीं आया। मूमल ने प्रण ले रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा, आप यहाँ आ तो गए हैं, पर बिना मूमल से मिले आप नहीं जा सकते हैं। जाए, आपको मूमल बुला रही है, लेकिन एक एक को जाना होगा। अब इतनी सुंदरता का बखान सुनने के बाद भला कौन ही है जो बिना मिले चला आए। दोनों जीजा साले में बातें होने लगी, पहले में, लेकिन परंपरा के अनुसार महेंद्र ने अपने जीजा को कहा, आप जाए। हमीर को मिली के पास छोड़कर सहेली ने कहा, आप भीतर पधारे, मूमल आपका इंतजार कर रही है। हमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रोके एक शेर बैठा है, और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते पर बैठा दिखाई दिया। हमीर डर गया। हमीर ने सोचा मूमल कोई डायन है और नखलिस्तान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर मार देती होगी।
वह तुरंत उल्टे पांव वापस भागकर चौक से निकल आया। हमीर व महेंद्र आपस में बात करते कि तब तक मूमल की सहेली आ गई और महेंद्र से कहने लगी कि अब आप आइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महेंद्र ने अपना अंगरखा पहनकर हाथ में भाला लेकर मूमल की सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सहेली ने उसे भी हमीर की तरह चौक में छोड़ दिया। महेंद्र को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी में भरा भूसा बाहर निकल आया। महेंद्र ये देख मन ही मन मुस्कुराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महेंद्र ने भूसे से भरे उस अजगर के भी अपनी तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले चौक में महेंद्र को पानी भरा नजर आया। महेंद्र ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे पानी में भाला डाला तो ठक की आवाज आए। महेंद्र समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है वह कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्र मूमल की मैरी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्र ठगासा रह गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे काले बाल मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। जैसे मदिरा भरे प्याले हो। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, वक्ष जैसे किसी सांचे में ढाले गए हो। पेट जैसे पीपल का पत्ता, अंग अंग जैसे उफन रहा हो। मूमल का ये रूप देखकर महेंद्र के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और न किसी राजा के रनवास में ऐसा रूप होगा। महेंद्र तो मूमल को ठगासा देखता ही रहा। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को एकटक देखते जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन तो नयन क्या खंजर है। दोनों की नजरें आपस में ऐसे गड़ी की हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नजरें नीचे कर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही न चला, और न ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महेंद्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही उसने नाई के साथ संदेशा भेजकर महेंद्र को बुलवाया और चलने को कहा। महेंद्र का मूमल को छोड़कर वापस जाने का मन तो नहीं था। वही मूमल ने उनसे कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, परंतु महेंद्र ने मना कर दिया। पर मूमल ने महेंद्र से वचन लिया कि आप यहाँ से तभी जा पाएंगे जब प्रतिदिन आप मुझसे मिलने आएंगे। महेंद्र को यह आसान तो नहीं लग रहा था, क्योंकि इतना लंबा रास्ता और प्रतिदिन वहां आना जाना, पर वे वचन देकर वहां से दोनों अपने वतन के लिए आज्ञा लेकर रवाना हुए। मूमल से वापस आकर मिलने का वायदा कर महेंद्र अमरकोट के लिए रवाना तो हो गया, पर पूरे रास्ते उससे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ यही गुनगुनाता चला जा रहा था, मेरी जैसलमेर देश की मूमल, आओ मेरे साथ अमरकोट चलो। महेंद्र अमरकोट पहुंच गया, परंतु वहां उसका दिन तो किसी तरह कट जाता। पर शाम होते ही उसे मूमल ही मूमल नजर आने लगती, और साथ वो वचन जो मूमल को दिया था। वह जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता उतनी ही मूमल की यादें और बढ़ जाती। वह तो यही सोचता कि कैसे लोद्रवा पहुंचकर मूमल से मिला जाए। आखिर में उसे सुझा कि अपने ऊंटों के टोले में ऐसा ऊंट खोजा जाए जो रातों रात लोद्रवा जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। उसने अपने ऊंट चराने वाले को बुलाकर पूछा तो रामू रायका ने बताया कि उसके टोले में एक चीतल नाम का ऊंट है जो बहुत तेज दौड़ता है, और वह उसे आसानी से रात को लोद्रवा ले जाकर वापस सुबह होने से पहले ला सकता है। फिर क्या था, रामू रायका रोज शाम को चीतल ऊंट को सजाकर महेंद्र के पास ले आता, और महेंद्र अपने ऊंट चीतल पर सवार होता और लोद्रवा मूमल के पास जा पहुंचता। तीसरे पहर महेंद्र फिर चीतल पर चढ़ता और सुबह होने से पहले अमरकोट आ पहुंचता। महेंद्र विवाहित था, उसके 7 पत्नियां थीं। मूमल के पास से वापस आने पर वह सबसे छोटी पत्नी के पास आकर सो जाता। इस तरह कोई 7-8 महीनों तक उसकी यही दिनचर्या चलती रही। इन महीनों में वह बाकी पत्नियों से कभी मिला भी नहीं, इसलिए वे सभी सबसे छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी, और एक दिन जाकर इस बात पर उन्होंने अपनी सास से जाकर शिकायत की। सास ने छोटी बहू को समझाया कि बाकी पत्नियों को भी महेंद्र ब्याह कर लाया है, उनका भी उस पर हक बनता है, इसलिए महेंद्र को उनके पास जाने से ना रोका करे। तब महेंद्र की छोटी पत्नी ने अपनी सास को बताया कि महेंद्र तो बस उसके पास रोज सुबह होने से पहले आता है और आते ही सो जाता है। उसे भी उससे बात किए कोई 7-8 महीने हो गए। वह कब कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। छोटी बहू की बातें सुन महेंद्र की मां को शक हुआ और उसने यह बात अपनी पति राणा विसलदेव को बताई। चतुर विसलदेव ने छोटी बहू से पूछा कि जब महेंद्र आता है तो उसमें क्या कुछ खास नजर आता है।
छोटी बहू ने बताया कि जब रात के आखिरी पहर महेंद्र आते हैं तो उसके बाल गीले होते हैं, जिनमें से पानी टपक रहा होता है। चतुर विसलदेव ने बहू को हिदायत दी कि आज उसके बालों के नीचे कटोरा रखे और उसके भीगे बालों से जो पानी टपके उसको इकट्ठा करके मेरे पास लाना। बहू ने यही किया और कटोरे में एकत्र पानी विसलदेव के सामने हाजिर किया। विसलदेव ने पानी चखकर कहा, यह तो काक नदी का पानी है। इसका मतलब महेंद्र जरूर मूमल की मैदी में उसके पास जाता होगा। महेंद्र की सातों पत्नियों को तो मूमल का नाम सुनकर जैसे आग लग गई हो। उन्होंने आपस में सलाह कर ये पता लगाया कि आखिर एक रात में महेंद्र वहां जाकर वापस कैसे आता है। जब उन्हें पता चला कि महेंद्र चीतल नाम के ऊंट पर सवार होकर मूमल के पास जाता है, तो दूसरे दिन उन्होंने चीतल ऊंट के पैर तुड़वा दिए ताकि उसके बिना महेंद्र मूमल के पास ना जा पाए। रात होते ही जब रामू राय का चीतल लेकर नहीं आया तो महेंद्र उसके घर गया। वहां उससे पता चला कि चीतल के तो उसकी पत्नियों ने पैर तुड़वा दिए हैं। तब उसने रामू से चीतल जैसा दूसरा ऊंट मांगा। रामू ने कहा उसके टोले में एक तेज दौड़ने वाली एक छोटी ऊँटनी तो है, पर कम उम्र होने के चलते वह चीतल जैसी सुलझी हुई व अनुभवी नहीं है। आप उसे ले जाए पर ध्यान रहे, उसके आगे चाबुक ऊंचा ना करे। चाबुक ऊंचा करते ही वह चमक जाती है और जिधर उसका मुंह होता उधर ही दौड़ना शुरू कर देती है। तब उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। महेंद्र ने सोचा अपने को चाबुक मारने से क्या काम, अपने को तो मूमल से मिलना है और वापस आना है। महेंद्र ऊंटनी पर सवार होकर लोद्रवा के लिए रवाना हुआ, पर मूमल से मिलने की बेचैनी के चलते वह भूल गया कि चाबुक ऊंचा नहीं करना है और वह उसे तेजी से दौड़ाने के कारण चाबुक ऊंचा करते ही ऊंटनी बेकाबू हो गई और सरपट भागने लगी। इतनी अंधेरी रात में महेंद्र को रास्ता भी नहीं पता चला कि वह कहां पहुंच गया। थोड़ी देर में महेंद्र को एक झोपड़े में दिया जलता नजर आया। वहां जाकर उसने उस क्षेत्र के बारे में पूछा तो पता चला कि वह लोद्रवा की जगह बाड़मेर पहुंच चुका है। रास्ता पूछते हुए जब महेंद्र लोद्रवा पहुंचा तब तक रात का तीसरा प्रहर बीत चुका था। उसकी मैदी में दिया जल रहा था। उस दिन मूमल की बहन सुमल भी मैदी में आई थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेले थे। सुमल ने खेल में राजकुमार के कपड़े पहनकर पुरुष का अभिनय किया था और वह बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई। महेंद्र मूमल की मैदी पहुंचा। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ी और मूमल के कक्ष में घुसा तो देखा कि मूमल तो किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही महेंद्र को तो लगा जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा चाबुक वही गिर पड़ा और वह जिन पैरों से आया था उन्हीं से चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे वापस अमरकोट लौट आया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था, वह मूमल ऐसी निकली जिसके लिए मैं कोसों दूर से आया हूँ। वह किसी पुरुष के साथ सोई मिलेगी। धिक्कार है ऐसी औरत पर। सुबह आंख खुलते ही मूमल की नजर जैसे ही महेंद्र के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी तो वह समझ गई कि महेंद्र आया था, पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रही। कई दिनों तक मूमल महेंद्र का इंतजार करती रही कि वो आएगा और जब आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, पर महेंद्र नहीं आया। मूमल उसके वियोग में फीकी पड़ गई। उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया और खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। उसने महेंद्र को कई चिट्ठियां लिखी, पर महेंद्र की पत्नियों ने वह चिट्ठियां महेंद्र तक पहुंचने ही नहीं दी। आखिर मूमल ने एक ढोली गायक को बुलाकर उसे महेंद्र के पास भेजा, पर उसे भी महेंद्र से नहीं मिलने दिया गया। पर वह किसी तरह महेंद्र के महल के पास पहुंचने में कामयाब हो गया और रात पड़ते ही उस ढोली ने जैसलमेर राग में गाना शुरू किया। तेरी मूमल रानी है उदास, मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्र अब तो घर आ। ढोली के द्वारा गाय मान सुनकर भी महेंद्र का दिल नहीं पिघला और उसने ढोली को कहला भेजा कि मूमल से कह देना न तो मैं रूप का लोभी हूँ और न ही वासना का कीड़ा। मैंने अपनी आंखों से उस रात उसका चरित्र देख लिया है। जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है उसी के साथ रहे, मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं। ढोली के द्वारा कही गई सारी बात सुनकर मूमल के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। अब उसे समझ आया कि महेंद्र आखिर अब तक क्यों नहीं आया। मूमल ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कलंक लगेगा। उसने तुरंत अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार करवाया ताकि अमरकोट जाकर महेंद्र से मिलकर उसका बहम दूर किया जा सके कि वह कलंकिनी नहीं है और उसके सिवाय उसका कोई और नहीं है। अमरकोट में मूमल के आने व मिलने का आग्रह पाकर महेंद्र ने एक बार तो झूठा बहाना बना दिया कि महेंद्र की तबीयत ठीक नहीं है, परंतु मूमल के वहां से वापस लोद्रवा नहीं जाने के कारण महेंद्र ने सोचा शायद मूमल पवित्र है। लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई।
और उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वह उससे सुबह मिलने आएगा। मूमल को इस संदेश से आशा बंधी। रात को महेंद्र ने सोचा कि देखें मूमल मुझसे कितना प्रेम करती है। तो सुबह होने पर उसने अपने नौकर को सिखाकर मूमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा कि महेंद्र जी को रात में काले नाग ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और पड़ते ही महेंद्र के वियोग में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महेंद्र को जब मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो वह सुनकर उसी वक्त पागल हो गया और सारी उम्र हाय महारी मूमल, महारी प्यारी मूमल कहता फिरता रहा और मूमल की मैदी पर उसने अपने प्राण त्याग दिए, जिसकी याद दिलाती रेत के धोरों में खड़ी मूमल की मैदी उसका जीवंत साक्षात्कार आज भी मौजूद है। धन्यवाद मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।